मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। विश्व ज्योतिष में आपका स्वागत है। विश्व ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के एक महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक नौजवान युवक की कुंडली पर विचार करेंगे और उसके नवास कुंडली के साथ में विचार करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ योग इसी प्रकार के हैं। और जैसा कि हम पहले भी बताए हैं कि नवास जो कुंडली है वो लगन कुंडली का पूरक माना जाता है। लगन कुंडली सबसे पहले महत्वपूर्ण है, उसके बाद नवास भी महत्वपूर्ण है। तो आपका लगन कोई भी हो उससे अलग संबंध बात है, लेकिन हम पहले विचार करेंगे लगन में चंद्रमा हो, लगन कोई भी हो। अगर लगन में चंद्रमा मेष, वृषभ और कर्क राशि का है तो ऐसा जातक धनी भी होगा और सुंदर भी होगा। और इन तीन राशियों को छोड़ करके अगर चंद्रमा किसी भी राशि में हो, अकेला चंद्रमा, तो वह निर्धन योग बनाता है। बाकी अकेला चंद्रमा निर्धन योग बनाएगा, रोग होंगे, निर्धन होगा और उसकी बुद्धि भी कमजोर होगी। साधारण तौर पर हम आप भाषा में बोल देते हैं मूर्ख आदमी होता है, उसको समझ नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है, उसको समझ नहीं है। यानी आपका लगन कोई भी हो, लगन में चंद्रमा अगर मेष राशि का है और वृष राशि का है और कर्क राशि का है, मेष का, वृष का, कर्क का धनी और सुंदर बनाएगा। बाकी चाहे कोई भी आपकी लगन की कुंडली हो उसमें रोग भी देगा और वह निर्धन भी बनाएगा और उसकी बुद्धि थोड़ी सी कमजोर होगी। उसका इसी प्रकार से प्रभाव होगा बाकी शेष 9 लग्नों में कोई भी लगन हो। दूसरा हम विचार करेंगे, कोई भी लगन की कुंडली हो, आपकी किसी भी लगन कुंडली हो, आप ये मान लो, वैसे ये नवास कुंडली है, ये मान लो यहां पर जो खाना बना है वो द्वादश भाव है। द्वादश भाव है, द्वादश भाव में मंगल और शुक्र का होना, क्योंकि द्वादश भाव भोग का स्थान है और शुक्र भोग का कारक है और मंगल ऊर्जावान है। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना गया है हमारे ज्योतिष के विद्वानों ने, वह असामाजिक कार्य कर सकता है, उसको अच्छा योग नहीं माना जाता, कामक प्रवृत्ति का वो आदमी होता है, लगन कोई भी हो। और लग्ने सप्तमे परस्पर दूसरे 12वें हो, कोई भी लगन की कुंडली हो, मैं पहले आपको कोई भी लगन की कुंडली बता रहा हूं, कोई भी लगन की कुंडली हो उसमें लग्नेश और सप्तमेश दोनों आगे पीछे भाव में हो, उसी को बोला जाता है द्वितीय और द्वादश भाव में हो। तो ऐसे योग दाम्पत्य कलह कर सकते हैं और अधिक और अशुभ प्रभाव हो तो वियोग भी की स्थिति भी आ सकती है। कोई भी लगन की कुंडली होने दो। तो आगे और जो हम संबंधित कुंडली में विचार करने जा रहे हैं उसमें और भी कई योग है, या आपकी भी कुंडली में भी हो सकता है वह योग, ऐसा नहीं है किसी का ही है। सप्तमेश और शुक्र, सप्तम, ये सप्तम भाव ही है, इसका स्वामी सप्तमेश है। आपकी कुंडली में ये 12 खाने बने हैं, ये खाना सप्तम भाव का स्वामी है, इसका स्वामी सप्तमेश होता है। सप्तमेश और शुक्र नवास कुंडली में 20 वैभव राशि में हो तो ऐसा जातक के 2 विवाह हो सकते हैं या कोई संबंध भी, प्रेम प्रसंग भी हो सकता है। दूसरा, लगन कोई भी हो, नवास में बुध और मंगल परस्पर दृष्टि डालें। आपकी लगन की कुंडली से कोई भी होने दो, आपकी उसकी नवास कुंडली में बुध और मंगल परस्पर आपस में दृष्टि डालें, एक दूसरे से सब सप्तम योग बनाए, तो ऐसा जातक चालाक प्रवृत्ति का भी होता है, घोटालेबाज भी होता है, व्यवहार कुशल नहीं होता। वो अभी कुछ बोलेगा, शाम को कुछ बोलेगा, आज किसी काम की हां भर लेगा तो शाम को ना भर लेगा, और उसकी मानसिकता कपटपूर्ण सी जैसी होती है। वो स्पष्ट नहीं, व्यवहार कुशल कहा जाए तो उसको अच्छा रहेगा, उसका व्यवहार नहीं, उसकी बातचीत का कोई भरोसा नहीं है। आगे, आपकी लगन की कुंडली कोई भी होने दो, आपकी लगन की कुंडली कोई भी होने दो, मंगल, शनि, राहु का किसी ना किसी प्रकार से चतुर्थ भाव से संबंध हो नवास कुंडली में,
यानी किसी भी लगन की कुंडली का नवांश कुंडली में अगर आपका मंगल नहीं, लगन कुंडली में मंगल शनि राहु का किसी भी प्रकार से चतुर्थ भाव से संबंध हो तो भी जातक उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता, धोखा देने वाला होता है। तो आज हम 5-6 योगों में आपका मार्गदर्शन करेंगे। मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि वीडियो 2-4 मिनट बड़ा हो सकता है, 5-6 योग हैं, इसके अलावा और भी शुभ अशुभ योग हैं, तो मैं कोशिश करूंगा सभी को फटाफट जल्दी कवर करने के लिए। आप वीडियो को अंत तक कीजिए, बहुत ही मार्गदर्शन, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। आपके आमने सामने में ऐसे युवक रहते हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान है तो बचा भी जा सकता है। जातक का जन्म 28/11/1995 को हुआ, अभी तो नौजवानी है। शुक्ल पक्ष 7 धनिष्ठा चरण 2 मंगलवार को हुआ। शुक्ल पक्ष 8 तक चंद्रमा थोड़ा सा कमजोर माना जाता है, क्योंकि कृष्ण खत्म हुआ, उसके बाद उसकी बलवंता बढ़ती चली जाती है। जन्म के समय पर मकर लगन हुआ, मकर लगन की 11 डिग्री विराजमान है, वहीं पर चंद्रमा 28 डिग्री विराजमान है। द्वितीय भाव में शनि कुंभ राशि में 24 डिग्री विराजमान है, शनि लग्नेश है। चतुर्थ भाव में केतु 00-25 डिग्री लेकर विराजमान है, वहीं पर राहु दसम भाव में 00-25 डिग्री लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में सूर्य 11 डिग्री, बुध 14 डिग्री लेकर के अस्त, गुरु 28 डिग्री लेकर। द्वादश भाव में धनु राशि में शुक्र 7 डिग्री लेकर विराजमान, वहीं पर मंगल 4 डिग्री विराजमान है। आज का हमने सीरीज रखा है, आपके लगन में कौन सी राशि का चंद्रमा है उसी के हिसाब से प्रभाव होगा, जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, द्वादश भाव में शुक्र और मंगल अविश्वसनीय योग है और असामाजिक कार्य कर सकता है, और यह योग पिता को भी तकलीफ देने वाला है और ऐसा जातक को इसकी संतान भी तकलीफ देगी। हम साधारण तौर पर ऐसा कह देते हैं कि कर्म का फल अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन ऐसा योग तो साथ साथ ही दे रहा है। ऐसा जातक पिता को तकलीफ देने वाला है और इसकी इंसान भी इसको तकलीफ देगी, इसकी संतान भी इसको तकलीफ देगी। यहां पर मंगल शुक्र जो अशुभ योग बना रहा है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अच्छा, अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा कुंडली के बारे में। मकर लगन, मकर लगन शनि स्वामी है, शनि न्याय के देवता है। इनका व्यक्तित्व रहस्यमय होता है, कोई कार्य में इनका निश्चित नहीं होता, स्वभाव थोड़ा सा उग्र होता है। सामान्य तौर पर दाम्पत्य जीवन इनका सुख में नहीं होता, अपना दोष सुनने के लिए तैयार नहीं, स्पष्ट कह देते हैं, देश काल परिस्थिति का ध्यान नहीं रखते, अभी किस समय पर क्या बोलना है वो बोल देते हैं। अड़ियल स्वभाव होता है। लग्नेश द्वितीय भाव में है, लग्नेश द्वितीय भाव में साहसी तो होगा, ऐश्वर्यशाली होगा और धन और कुटुंब का सुख उसको मिलता है। कोई भी लग्नेश होने दो, वो द्वितीय भाव में होगा तो उसको धन और कुटुंब का सुख मिलता है। अब यहां पर लग्नेश शनि है तो उसकी 3 दृष्टियां हैं। शनि तीसरी दृष्टि से यहां पर चतुर्थ भाव को देख रहा है, माता के सुख में हानि करेगा। शनि सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, अष्टम भाव के लिए कारक ग्रह, आयु को लंबी करेगा। और शनि दसम दृष्टि से शत्रु राशि में देख रहा है, वर्ष आमदनी के पक्ष में थोड़ी सी परेशानी होगी, कमजोर आमदनी होगी, क्योंकि शत्रु की राशि है। धन का उसको सुख मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लग्नेश अपनी राशि में है और कुटुंब का उसको सुख मिल रहा है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य 10 को अष्टम भाव का स्वामी और एकादश भाव में है। आमदनी में कुछ कठिनाई तो देगा, क्यों, अष्टमेश भी है, लेकिन उसके बाद सफलता भी मिलेगी। सप्तम दृष्टि से शत्रु राशि को पंचम भाव में देख रहा है, तो ऐसा जातक संतान और विद्या के पक्ष में थोड़ी सी परेशानी दे सकता है, उसके दिमाग में तेजी होगी और स्वभाव थोड़ा सा उग्र बनेगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है और लगन में बैठा है, मकर राशि में बैठा है। जैसे मैंने पहले ही बताया, अकेला चंद्रमा है, हमेशा मानसिक रूप से त्रस्त होगा, मानसिक रूप से त्रस्त होगा, अपनी पत्नी से प्यार भी अधिक होगा, अच्छा करता है। किसी प्रकार के शरीर के अंग में कोई परेशानी हो सकती है। मकर राशि का चंद्रमा है, रोग भी देगा, निर्धन भी बनाएगा, बुद्धि कमजोर बनाता है, और खांसी जुकाम नजला ये तो मुफ्त में मिल जाते हैं, बिना कुछ ऐसे मिल जाते हैं। शुक्ल पक्ष का है, थोड़ा सा कमजोर भी रहेगा, सप्तम का है, लेकिन ऐसे जातक को खांसी नजला जुकाम तो ये आम रोग लग जाते हैं। अब बात करते हैं मंगल की।
मंगल दर्शकों चतुर्थ भाव का स्वामी है और आमदनी के भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में है। मंगल आमदनी के भाव का स्वामी है, आयस है और व्यय भाव में है। जितना कमाएगा उतना खर्च कर देगा। जब आयस यानी आमदनी भाव का स्वामी अगर ग्रह व्यय के भाव में बैठ गया तो द्वादश भाव व्यय का भाव भी है, खर्च का भाव भी है, तो जितना कमाए सब खर्च हो जाएगा, हमेशा कर्जवान बना रहेगा, नेत्र रोग होंगे, किसी प्रकार का दंड भी यहां पर हो सकता है, किसी प्रकार का दंड भी हो सकता है। और मंगल चतुर्दृष्टि से तीर्थ भाव को देख रहा है। मंगल तो वैसे ही पराक्रमी है, तो पराक्रमी भी होगा, साहसी भी होगा, भाई बहन का सुख मिलेगा, श्रम के अनुपात में उसका लाभ नहीं मिलेगा, हमेशा कर्ज बना रहेगा, शत्रु पर प्रबल प्रभाव होगा। सप्तम दृष्टि से शत्रु प्रभाव और अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को नीच दृष्टि से देख रहा है। यहां पर पत्नी के साथ विचारों में विचार विमर्श रहेगा, पत्नी के साथ मधुरता की कमी होगी, स्त्री के सुख में यहां पर दिक्कतें आएंगी, कारण चाहे कुछ भी आगे बने। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों बुध छठे भाव का स्वामी है और भाग्य भाव का स्वामी है। मूल त्रिकोण राशि छठी बुध की भाग्य भाव में है। भाग्येश जब एकादश भाव में हो तो आमदनी में सफलता मिलेगी, भाग्य की उन्नति होगी, अपने स्वार्थ से धर्म का पालन करेगा, वैसे धर्म का पालन नहीं करेगा, लेकिन जब उसका स्वार्थ होगा तो धर्म का पालन करेगा। संतान पक्ष में सफलता होगी, क्यों? सप्तम दृष्टि से देख रहा है, संतान पक्ष में सफलता होगी। कुछ परेशानी भी हो सकती है, कुछ परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी है, थोड़ा सा देगा। विद्या बुद्धि के पक्ष में विशेष उन्नति करेगा, विशेष उन्नति करेगा विद्या बुद्धि के क्षेत्र में, क्योंकि बुध पंचम भाव को देख रहा है और भाग्य भाव का स्वामी है। ये प्रभाव मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? क्योंकि बुध तो अस्त है सूर्य के साथ में, बुध अस्त है और बुध भाग्य का स्वामी है। उसको ये दो काम करने पड़ेंगे, सूर्य को विधिवत जल देना पड़ेगा और बुध, अब देखिए बुध भगवान विष्णु के रूप हैं और सूर्य भी भगवान विष्णु का प्रतिनिधि है। भगवान ने बुध को अस्त कर दिया, कहीं पिछले जन्म में बहन भुआ के कारकत्व की कमी रह गई, कुल देवता में कमी रह गई, ये सारे दोष आ गए। नारायण बलि श्राद्ध करना पड़ेगा, सूर्य को विधिवत रोजाना अर्घ देना पड़ेगा और बुध का रत्न धारण करना पड़ेगा। तो जैसा मैंने प्रभाव बताया है, अच्छा होगा, बुद्धि होगी तभी हो सकता है, वरना नहीं हो सकती, रत्न धारण करना पड़ेगा। अब बात करते हैं गुरु की। तो इसको गुरु द्वादश भाव का स्वामी है और तीर्थ भाव का स्वामी है। मकर लगन के लिए अकारक है गुरु, आमदनी के भाव में बैठा है गुरु, आमदनी के भाव में बैठा है। आमदनी में थोड़ी सी कठिनाई होगी। पंचम दृष्टि से तीर्थ भाव को देख रहा है, भाई बहन का सुख उसको मिलेगा। सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, बुद्धि और विद्या में अच्छा योगदान देगा, लेकिन संतान के पक्ष में कुछ असंतोष होगा, योग संतान नहीं होगी, लेकिन विद्या और बुद्धि का अच्छा देगा। और नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। यहां पर बात विचारणीय है, यह कर्क राशि है, बुध की उच्च राशि है, यहां पर उच्च दृष्टि से देख रहा है। अकारक है, द्वादश भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी पृथाजनक कारक है। उच्च का होते हुए भी यहां पर स्त्री के पक्ष में शुभता नहीं रहेगी, क्योंकि मकर लगन के लिए अकारक है। अपने जो गुरु द्वादश भाव के गुण लेकर के इसमें बैठेगा, तीर्थ भाव के गुण लेकर के बैठेगा, उच्च का तो होगा, तो मतलब उच्च का ऐसा करेगा, अब उसको अपनी अशुभ फलों में उच्चता रहेगा। यहां पर स्त्री के पक्ष में शुभ फल नहीं होंगे, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी है। द्वादश भाव के स्वामी के गुण जरूर होंगे, वो पृथक कारक होता है। ज्योतिष में एक सूत्र है, सूर्य द्वादश भाव का स्वामी, शनि, राहु और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी, 5 ग्रहों में से जहां पर 2 या 3 का अशुभ प्रभाव हो जाता है तो उस प्रभाव से पृथाजनक मिल जाती है। तो गुरु द्वादश भाव का स्वामी है, पृथाजनक भी देगा, इतना सॉफ्ट नहीं देगा, बेशक उच्च राशि होने दो। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों शुक्र
पंचम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में है। शुक्र द्वादश भाव में बैठ करके बहुत खुश होता है, लेकिन द्वादश भाव में संपन्न तो होता है जातक, पर जातक का उसमें कोई योगदान नहीं, सारी पैतृक संपत्ति को भोगता है। शिक्षा संतान के विषय में पिछड़ जाता है। क्यों? द्वादश भाव में गया, शिक्षा संतान के विषय में पिछड़ जाता है। स्वयं की संतान उसको कष्ट देती है, स्वयं की संतान द्वादश भाव में है, उसको तकलीफ देगी, कष्ट देगी, और स्वयं जातक अपने पिता को कष्ट देगा, क्योंकि शुक्र दसम भाव का भी स्वामी है और बुध अस्त भी हो गया। स्वयं ऐसा जातक अपने पिता के लिए भी कष्टों का कारण बनता है और फिर इसकी भी संतान जो है ना, इसको कष्ट देगी, रोग शत्रुओं से परेशान होगा। ऐसा जातक रोग शत्रुओं से परेशान होगा, क्योंकि द्वादश भाव भी तो रोग का भाव है। रोग शत्रुओं से परेशान होगा, कार्य व्यवसाय में परेशानी आएगी। क्यों? व्यवसाय का स्वामी है, कार्य व्यवसाय में परेशानी आएगी। खर्च अधिक करता है, शुक्र हमेशा द्वादश भाव में खर्च अधिक करता है। ऐश और आराम से रहेगा, आक्रोश भरा जीवन भी रहेगा, आत्मग्लानि भी रहेगी, लेकिन फिर भी ऐसा आराम रहेगा, आक्रोश भरा जीवन रहेगा, मानसिक रूप से तनाव भी रहेगा। और मंगल ऐसे स्थान पर है, शुक्र ऐसे स्थान पर है, स्त्री वर्ग से शत्रु का कारण, स्त्री वश के कारण धन की हानि भी होगी और कोर्ट कचहरी का मामला भी कोई सकता हो सकता है और असामाजिक कार्य भी कर सकता है। क्यों? द्वादश भाव भोग का स्थान है, शुक्र भोग का कारक ग्रह है, मंगल ऊर्जा है, और द्वादश भाव में शुक्र मंगल की स्थिति अशुभ बताई गई है, अशुभ बताते होते हैं। अब बात करते हैं शनि लग्नेश था, हो गया। अब बात करते हैं राहु की। राहु दसम भाव में है, व्यवसाय में परेशानी, पिता की ओर से सुख का अभाव, मानसिक परेशानी, घर में अनहोनी घटनाएं, शत्रु पक्ष पर भी ये सामान्य तौर पर राहु का प्रभाव देगा। केतु चतुर्थ भाव में सुख की हानि करेगा और घर से दूर निवास स्थान रहेगा या बदली करेगा या पुराना घर उसको मिलेगा। यहां पर सुकेश और कर्मेश, सुख भाव का स्वामी और कर्म भाव का स्वामी दोनों मंगल है, द्वादश भाव में है। विदेश में भी जन्म स्थान से दूर भी हो सकता है। योग अपनी जगह है, ये भी अपनी जगह दूर भी। ये कुंडली का प्रभाव रहा। अभी जातक गुरु की महादशा 5-3-18 से 5-3-34 तक ज्येष्ठा नक्षत्र में भोग रहा है। अंतरदशा बुध की चल रही है, अशुभ दशाएं चल रही हैं, क्योंकि गुरु भी अशुभ है और बुध भाग्यस्थ है लेकिन पीड़ित है। जो पीड़ित ग्रह है वो शुभ नहीं देता, अशुभ प्रभाव नहीं देता। मैंने बताया उसको आपको उपाय करना पड़ेगा। अभी चंद्रमा लगन में मेष राशि का हो तो धनी बनता है। मकर राशि का चंद्रमा रोग, निर्धन और बुद्धि कमजोर होती है। चंद्रमा अकेला, साथ में युति बन जाती है, प्रभाव बदली हो जाता है। द्वादश भाव में शुक्र और मंगल असामाजिक कार्य कर सकता है और ऐसे जातक पिता को कष्ट देता है और इसकी संतान इसको कष्ट देगी। ये ऐसा योग बनता है कि इस कुंडली में शुक्र पंचम भाव का स्वामी है और पिता के सुख के भाव का स्वामी है। लग्ने सप्तमे परस्पर दूसरे भाव में, लग्ने शनि सप्तमे चंद्रमा दोनों आगे पीछे हैं, तो यह दाम्पत्य कलह का कारण बनता है और ज्यादा दिक्कत आए तो विच्छेद भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब बात सुनिए दर्शकों, जो मैंने आज नवास बनाया वो किस लिए बनाया है? अभी हम नवास के ऊपर चलते हैं। कोई भी लगन की कुंडली हो, सप्तमेश और शुक्र नवास में द्वितीय स्वभाव राशि में हो, दो स्त्री हो सकती हैं या संबंध हो सकते हैं। देखिए सप्तमेश और शुक्र, सप्तमेश चंद्रमा है, चंद्रमा कन्या राशि में है, नवास कुंडली में कन्या राशि में है, कन्या राशि द्वितीय राशि है, और शुक्र मिथुन राशि में है, यानी चंद्रमा और शुक्र दोनों द्वितीय स्वभाव राशि में है, नवास कुंडली में है। ये नवास कुंडली का योग है। तो ऐसा जातक की दो पत्नियां हो सकती हैं या कोई संबंध वाली बात भी हो सकती है, प्रेम प्रसंग भी हो सकता है। आगे बात करते हैं। नवास में बुध और मंगल परस्पर दृष्टि हो तो चालाक होगा, घोटालेबाज होगा, व्यवहार कुशल नहीं होगा। नवास कुंडली में, नवास कुंडली में
बुध यहां पर है और मंगल यहां पर है, एक दूसरे को देख रहे हैं। जहां पर भी ये बुध और देखेंगे, मंगल देखेंगे, वहां पर भी कोई भी जातक होने का उसकी बात मधुरता नहीं रहेगी। वो बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, उसी को बोल देते हैं कपट करना, घोटालेबाज करना। अगला देखते हैं, मंगल शनि राहु का चतुर्थ भाव से संबंध, धोखा देना, कपटपूर्ण व्यवहार करना अच्छा नहीं होता। मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव से संबंध हो गया। शनि की चतुर्थ भाव पर दृष्टि है, चतुर्थ भाव से संबंध हो गया। राहु का भी चतुर्थ भाव से संबंधित है। ऐसा जातक अविश्वसनीय होता है, विश्वास नहीं किया जा सकता ऐसे जातक के ऊपर। तो मैंने आज की कुंडली में एक नौजवान पुरुष की कुंडली में ये दोष बताए, ये आए उसके कर्म के आधार पर आए। अब इसकी बात करते हैं। दर्शकों, जब हमेशा हम बताते हैं और ज्योतिष शास्त्र बताता है कि कोई भी प्राणी जब जन्म लेता है तो उसके साथ पूर्व जन्म के कर्मों का फल जुड़ा रहता है। कुंडली में अच्छे या बुरे हो, उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर आते हैं। जो हमारे पास, एक मनुष्य के पास एक यही विकल्प है कि हम उनके लिए प्रायश्चित करें, भगवान से प्रायश्चित करें अपने अशुभ योगों के लिए। फल प्रभु के हाथ में, फल तो वो देगा, हम केवल प्रायश्चित कर सकते हैं। उसके लिए नयन बलि श्राद्ध करना चाहिए। अशुभ योग है शुक्र मंगल, इसकी शांति करनी चाहिए, इसकी शांति करनी चाहिए। और राहु केतु केंद्र में सारे ही ग्रह परिधि में हैं, तो काल सर्प दोष भी निवारण करना चाहिए और सूर्य को विधिवत अर्घ देना चाहिए और बुध का रत्न धारण करना चाहिए, तो राह कुछ आसान हो सकती है। और ये जितने भी मैंने दोष बताए आपको, जो कि अविश्वसनीय योग उनको कहा जाएगा, कैसे जातक का कोई विश्वास नहीं, सुबह कुछ बोलेगा, दोपहर कुछ बोलेगा, कपटपूर्ण बात करेगा, तो ये सारे बिना नारायण बलि श्राद्ध किए, बिना उससे नहीं दूर होने वाले, अपने कर्म का फल लेकर के आया है और कर्म का भोग तो करना पड़ेगा। वो परमात्मा के ऊपर है, वो माने या ना माने, पूजा जब एक अपील है। तो मनुष्य योनि में और क्या किया जा सकता है, हम तो सिर्फ भगवान की शरण में जाकर के उसका प्रायश्चित कर सकते हैं। प्रायश्चित करें, राहु केतु के काल सर्प दोष निकालें, सूर्य को अर्घ दें, शुक्र मंगल के आप विधिवत वो करें। और ऐसा जातक जो अभी शादी नहीं किया है, वह जातक विवाह से पहले कुंभ विवाह अवश्य करे, ताकि ये जो अशुभ योग हैं उनके भी अशुभता में फर्क पड़ जाएगा और शुभता आपकी झोली में आ सकती है। दर्शकों, मैंने आज एक नौजवान पुरुष की कुंडली का आपके सामने विश्लेषण किया। अगर कोई मेरा बेटा, कोई भाई बहन आपका कुछ ऐसा है, तो उसका मार्गदर्शन करने के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है। मैंने अपनी तरफ से अच्छा माना है। अच्छा तो तब माना जाएगा जब आपकी समझ में आए, आप इसको बच्चे, मैंने आपके मार्गदर्शन के लिए किया है, तो मैंने तो अपनी तरफ से शास्त्रों के अनुसार भी अनुभव के आधार पर आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं मार्गदर्शन हुआ है, तो फिर मैं जरूर कहूंगा भाई हुआ है तो लाइक करो, शेयर करो और दूसरे का भी हो। और हाँ दर्शकों, मैं आपको मालूम है नर्मदा जी के तट के नजदीक हूं, जहां पर काल सर्प दोष पितृदोष की पूजा होती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। हाथ से पत्रिका की जाती है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। कन्या भाव के लिए गुणमिलान बिना किसी शुल्क के भेजे जाते, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। फिर कहूंगा, अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, और जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और मेरा भी मन ऊंचा हो, मेरा भी मानसिक बल ऊंचा हो, और मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियां करके आपका विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।